नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बीबीसी की, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। दो तीन बातें बीबीसी के विषय में हम सबको सोचना चाहिए। हंगामा बीबीसी के विषय में इसलिए हुआ क्योंकि बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। वो डॉक्यूमेंट्री ब्रिटेन में एक चैनल पर चली। बाद में आपको याद होगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पार्लियामेंट के अंदर ये कहा, अपनी पार्लियामेंट के अंदर ये कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस उनके यहाँ भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस देश की वो कंपनी है, जो कॉरपोरेशन है, सरकारी ऑथेंटिकेटेड बजट जिसका मिलता है वहाँ की सरकार से। आपको मैं बता दूं, बहुत कम देश ऐसे होंगे जहां पर किसी कॉरपोरेशन को फुल बजट मिलता है और उसको कमाने का अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ भी डीडी न्यूज़ है, लेकिन डीडी न्यूज़ अपना खर्चा निकालने की कोशिश करता है ऐड लगाकर। सरकारी बजट उसके बाद उसको बाद में मिलता है। लेकिन बीबीसी एक ऐसी कॉरपोरेशन है जिसको विश्व भर में हर भाषा में अपने पत्रकारों को तैयार करना और बीबीसी के नाम से वो चैनल चलाना, रेडियो चैनल चलाना, ये उनका अधिकार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि संसार में बीबीसी अगर हर भाषा में काम करता है, हर देश में काम करता है, लाखों करोड़ों पत्रकार उनके साथ लगे हुए हैं और उनकी सैलरियां भी इंटरनेशनल स्टेटस की होती हैं, तो फिर ब्रिटेन की गवर्नमेंट आखिर ऐसा क्यों कर रही है? क्यों वहाँ के बजट प्रावधान में बीबीसी का बजट रहता है? मैं आपको पहले उसके बारे में बताता हूँ। फिर भारत में जो इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, वो छापे क्यों पड़े हैं, कितना उसकी रेलिवेंसी है और उसका जो क्रिटिसाइजेशन भारत में अपोजिशन की पार्टियों ने किया, आखिर उसकी रेलिवेंसी क्या है? इन सब पर हम पूरी चर्चा करेंगे। आपको समझने की, मुझे लगता है हम सभी को समझने की आवश्यकता है कि आखिर ये मामला क्या है। देखिए, पूरे संसार में हर एक देश का अपना एक बजट इस बात का होता है कि वो स्पाई कंपनियां चलाता है। स्पाई कंपनियां से मतलब है, या फिर स्पाई डिपार्टमेंट होता है। जैसे हमारे यहाँ भी मैं कहता हूँ कि आईबी है, कुछ लोग इसको रॉ के साथ भी जोड़ते हैं, कहते हैं कि रॉ है। पाकिस्तान में आईएसआई है, ऐसे कहीं केजीबी है तो कहीं एफबीआई है। पूरे विश्व में हर एक कंट्री के पास अपनी एक स्पाई एजेंसी होती है जो विश्व भर से ये बात पता करती है। कोई ऐसा नया नहीं है। आपको याद होगा, चंद्रगुप्त को जब चंद्रगुप्त भारत के सम्राट बने तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को के जो 24 घंटे का समय है उसको 16 घंटों में बांटा था। उन 16 हिस्सों में बांटा था। उसमें एक हिस्सा उसको सुबह, चंद्रगुप्त को सुबह 3 या 4 बजे का जो प्रातः का भोर का टाइम होता है, उस समय पर चंद्रगुप्त को दूतों से मिलने का काम था कि वो अपने गुप्तचरों के साथ वार्ता करेगा। ये तो राजनीति में भी राष्ट्राध्यक्ष की जिम्मेवारी बनती है कि वो राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए ये कार्रवाइयां करे। इसके लिए जो बजट होता है वो प्रधानमंत्री का डायरेक्ट बजट होता है, वो संसद में भी नहीं रखा जाता। और विश्व में जहां जहां भी गुप्तचर काम करते हैं, उन गुप्तचरों की चर्चा नहीं होती है। वो बहुत सेंसिटिव डिपार्टमेंट होता है। उसको ना आरटीआई में मांगा जा सकता है, ना बजट सेशन में रखा जा सकता है, और ना ही किसी को बताया जा सकता है। अगर कोर्ट भी पूछे कि आप अपने दूतों को बताइए, तो हम अपने दूतों को नहीं बता सकते, हम अपने गुप्तचरों को नहीं बता सकते। ये इतना सेंसिटिव होता है। और गुप्तचर भी ये अंडरटेकिंग देते हैं अपनी जान दांव पर लगाकर कि ऐसा कभी अवसर आया तो सरकार उनको ओन नहीं करेगी और सरकार उनका पक्ष नहीं लेगी। वो अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं तो उनको ऐसा करना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है रहती है। अब इंग्लैंड ने जब पूरे विश्व पर शासन किया तो उनकी गुप्तचर एजेंसी सबसे बड़ी अगर कोई होती थी, और बड़े आसानी से पूरे विश्व ने फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम से उसको स्वीकार किया। इसलिए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का बजट पूरा का पूरा वहां की सरकार देती है और उस बजट पर प्रश्न नहीं उठता। बीबीसी पूरे विश्व में अपने पत्रकार बिठाती है और पत्रकार उस लोकल भाषा के होते हैं जिसका होता है। जैसे मैं बताऊं, भारत में बांग्ला में आता है, तमिल में आता है, हिंदी में आती है, उर्दू में आती है, और तमाम भाषाओं में बीबीसी की कमेंट्री आती है। बीबीसी लंदन अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो वो हिंदी में, अंग्रेजी में तो आती है, हिंदी में आती है, बंगाली में मैंने सुनी है, तमिल में मैंने सुनी है, मलयालम में मैंने सुनी है,
उर्दू में मैंने सुनी है, पंजाबी में मैंने सुनी है। यानी कि इतनी सारी भाषाओं के पत्रकार, अब वो पत्रकार अंग्रेज तो होंगे नहीं या उनके देश के तो होंगे, वो पत्रकार हमारे यहाँ के होंगे, लेकिन हमारे यहाँ के पत्रकारों को वो पूरी की पूरी जानकारी उनको दें, तमाम तरह का कलेक्शन करके दें, क्या चल रहा है भारत में, भारत के लोग क्या सोच रहे हैं, भारत की सरकार क्या सोच रही है, भारत का सिस्टम क्या सोच रहा है, और वो खुद में खुफिया एजेंसी की तरह काम करते हैं, वो खुफिया जानकारी लाना। अब इस खुफिया जानकारी कैसे मिलेगी? हर देश तो अपने यहाँ बैन लगा देगा, तो उसके लिए फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम से पूरा हा हुल्ला पूरे विश्व में फैलाया गया। इसीलिए रेडियो डाइजे वाली जर्मनी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका सुनेंगे, ऐसे बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशंस पूरे विश्व में फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम से काम करते हैं और देश की एक एक जानकारी अपने आकाओं को देते हैं। अब वो उनको सेटिस्फाई कैसे किया जाता है, उनको जस्टिफाई किया जाता है कि आप देश का काम नहीं, आप तो पत्रकार हैं, आप बायस नहीं हो सकते, आप देश के लिए भी बायस नहीं हो सकते, आपका काम तो निष्पक्षता से न्यूज लाना है। न्यूज का मतलब तो वो जो आईबी है, मेरा मानना है इंटेलिजेंट ब्यूरो है, वो भी तो न्यूज ही लाती है। रॉ है, वो भी तो न्यूज ही लाता है। ये जो गुप्तचर संसार के हैं, वो भी तो न्यूज ही लाते हैं। वो न्यूज सरकार को बताते हैं, सरकार उसके आधार पर पॉलिसी बनाती है, सरकार उसके आधार पर क्या एक्शन लेना है वो करती है। तो आप अगर बीबीसी को इंफॉर्मेशन ब्यूरो समझें या उनकी गुप्तचर एजेंसी समझें, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं कही जा सकती। नहीं तो क्या है, अगर आप ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जैसे हमने कहा कि हमारे ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन डीडी है, दूरदर्शन है, तो दूरदर्शन का फंड हम तब देते हैं जब वो अपना फंड नहीं निकाल पाते, अदरवाइज वो अपने ऐड लेते हैं। वो अलग बात है कि प्राइवेट ऐड कुछ कम उनके पास जाते हैं, सरकारी ऐड उनके पास ज्यादा जाते हैं, मंत्रालयों के ऐड उनके पास ज्यादा जाते हैं, जिसके आधार पर वो अपना बजट तय करते हैं। लेकिन हम उनको स्पाई एजेंसी की तरह इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन बीबीसी सदैव से स्पाई एजेंसी की तरह ही इस्तेमाल हुई है और वो पूरे विश्व की सूचना उनकी सरकार को देती है। उनकी सरकार उसके आधार पर अपनी पॉलिसी बनाती है और विश्व में जो तबाही उसको करनी है वो सब कुछ करती है। जो उसको अच्छी खराब पॉलिसी बनानी है वो सब बनाती है। हालांकि इस समय भारत की आवश्यकता है इंग्लैंड को, क्योंकि इंग्लैंड में जिस तरह से ब्रेग्जिट हुआ है, ब्रेग्जिट के बाद उनकी इकोनॉमी बड़ी तेजी से गिरी है, वो अपने आप को फलीभूत नहीं कर पा रहे हैं। उनके यहाँ जीडीपी लगातार गिर रही है। उनके यहाँ जो स्टर्लिंग पाउंड का रेट है वो यूएस डॉलर के मुकाबले बड़ी तेजी से गिर रहा है। यहाँ तक कि भारत का रुपया स्टर्लिंग पाउंड के मुकाबले बहुत तेजी से मजबूत हो रहा है, यूरो बड़ी तेजी से मजबूत हो रहा है। तो उनको लगता है कि चूंकि उन्होंने पूरे विश्व पर जब शासन किया तो भारत उनकी इकोनॉमी की रीढ़ हुआ करती थी। आज भी उनको लगता है कि भारत की उनको आवश्यकता है, भारत की कंपनियों की उनको आवश्यकता है, भारत के लोगों की आवश्यकता है, भारत की मार्केट की आवश्यकता है। इसलिए इंग्लैंड इस समय भारत के विरुद्ध नहीं बोल सकता, लेकिन बीबीसी का तो जो मूल काम है वो तो करेगा ही। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से, मीडिया के राइट के नाम से, मीडिया की फ्रीडम के नाम से, न्यूज की फ्रीडम के नाम से, इन नामों से वो करेंगे। लेकिन सबको मालूम है कि बीबीसी क्या करता है। बीबीसी के इस तरह का जब वो डॉक्यूमेंट्री पब्लिश करता है तो वहाँ की सरकार और हमारी सरकार के बीच में संबंध बिगड़ जाएंगे, ये सबको मालूम है। और अगर हमने इंग्लैंड को सहारा ना दिया, ऋषि सुनक को अगर हमने सहारा ना दिया, तो इंग्लैंड कोलैप्स की स्थिति में भविष्य में आ सकता है। इसलिए वहाँ की सरकार ने तत्काल उस पर एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने कहा कि ये एक प्रोपेगेंडा भारत की सरकार के खिलाफ है। अब दूसरी बात पर आते हैं कि बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री वहां पब्लिश की, हमारे यहाँ से मतलब हमारे यहाँ कांग्रेस के बंधु, हमारे यहाँ जो अपोजिशन के बंधु हैं, वो सब ने ऊधम मचाना शुरू कर दिया। प्राइवेटली वो डॉक्यूमेंट्री मोबाइल पर आ गई, वो डॉक्यूमेंट्री यहाँ चलने लगी और वो डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को बैन लगाना पड़ा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने उनके ऊपर बैन लगा दिया। इसके बाद हमारे यहाँ वो चोरी छिपे चलने लगी। लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में ब्रिटेन की डॉक्यूमेंट्री भारत में चलेगी, उस पर बैन हटाइए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मीडिया, फ्रीडम ऑफ ये, फ्रीडम ऑफ वो, फ्रीडम ऑफ नॉलेज, ये सब ड्रामेबाजी भारत में हो गए। सुप्रीम कोर्ट में केस चलने लगा और बाद में वो डिसमिस भी हो गया। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये जो बीबीसी यहाँ पर काम कर रहा है वो उस पर क्या, वो इंफॉर्मेशन किस स्तर से ला रहा है। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है, हम आपकी मीडिया एजेंसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, लेकिन वो जितना फंड यहाँ पर लाते हैं उन फंडों को एफसीआरए कानूनों के तहत हम जांचें कि वो किस स्तर पर भारत के अंदर घुसे हुए हैं, वो कितना पैसा कहाँ खर्च करते हैं, वो
किन किन लोगों के ऊपर खर्च करते हैं, उनकी आमदनी का मुख्य सोर्स क्या है, उनको कौन भारत से पैसा देता है और ब्रिटेन से जो पैसा आता है वो पैसा क्या फॉरेन रेगुलेटरी फंड के अनुसार आता है जो हमने एफसीआरए कानूनों में परिवर्तन किया है रेगुलेशन में। अब एफसीआरए कानूनों की खास बात यह है, आपको याद होगा कि ग्रीन फील्ड बंद हो गया, आपको याद होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल यहां से बाहर चला गया था, आपको याद होगा ग्रीन पीस को यहां से जाना पड़ा था सिर्फ एक बात पर, क्योंकि भारत सरकार ने उनसे ये कहा कि आप जो फंड पुराना लाए हैं उस फंड का ऑडिटेड रिपोर्ट हमारे को दीजिए। हम आपको मना नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ काम सोशल वर्क मत करिए, आप सोशल वर्क खूब सारा करिए, लेकिन आप जो फंड वहां से लाए हैं उसका ऑडिट करके हमको जमा करिए, आपने खर्च कहाँ किया, आप कर क्या रहे हैं। अब इनके पास चूंकि कोई जवाब नहीं थे और इनको फंसना स्वाभाविक था, इसलिए ग्रीन पीस ने अपनी दुकान बंद कर ली, इसलिए एमनेस्टी इंटरनेशनल यहां से चला गया। अब ग्रीन पीस ने यहां पर अपनी दुकान बंद की थी, उसका स्टेटमेंट ओबामा ने दिया था। आप सोचो कि अगर अमेरिका को कोई इंटरेस्ट नहीं था तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को उस समय बयान देने की आवश्यकता क्या पड़ गई। ओबामा ने स्टेटमेंट दिया था कि ग्रीन पीस जैसी ऑर्गेनाइजेशन है भारत में काम कर रही हैं, ये मैटर ऑफ कंसर्न है, भारत स्वतंत्रता को छीन रहा है, भारत में पता नहीं क्या 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 हो रहा है। ये मैंने कभी सुने नहीं, लेकिन उसके बाद मोदी प्रभाव चूंकि संसार में बढ़ रहा था तो ओबामा को भी मोदी जी के लिए आर्टिकल लिखना पड़ा टाइम्स मैगजीन में। क्यों? क्योंकि अमेरिका को भी भारत चाहिए, क्योंकि आज के भारत के प्रधानमंत्री विश्व के लीडर हैं और पूरे विश्व भर को उन्होंने अपने प्रभाव से अपने साथ ले रखा है। भारत की मार्केट भी उनको चाहिए, भारत की पॉपुलेशन जो उनके लिए, जो हमारे लिए कभी हम कहते थे समस्या है, मोदी जी ने उस समस्या के लिए ये कहा कि हम संसार के सबसे यंग देश हैं और हम में संसार की सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि हमको याद होगा कि 1980 के 90 के दशक में और सेंचुरी के दशक में इस समय हमारी पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ी थी, हालांकि ये पॉपुलेशन 2011 के बाद कम होना शुरू हो गई है। तो वो भी भारत के लिए एक संकट का विषय है कि वो पॉपुलेशन कम होना शुरू होने का मतलब ये होता है कि जो आज यंग है वो कल बुढ़ा होने लगेगा, उसकी जिम्मेवारी भी अगली जनरेशन की होगी। और अब बुढ़ा और जो अगली जनरेशन है वो यंग होगी तो उसके ऊपर कितना लोड होगा विश्व का। ये भारत की एक समस्या खड़ी होने लगी। चाइना इस समस्या से जूझ रहा है, यूरोप इस समस्या से जूझ रहा है, यूएस इस समस्या से जूझ रहा है। इसलिए भारत सरकार को आह्वान करना चाहिए कि पॉपुलेशन बढ़ाओ, लेकिन डेमोग्राफी पर भी ध्यान देना होगा कि डेमोग्राफी न बढ़ने पाए, पॉपुलेशन समानांतर बढ़े, हिंदू मुसलमान सिख क्रिश्चियन जिसकी भी है वो पॉपुलेशन एक तरह से समान रूप से बढ़े, ये हमारी जिम्मेवारी भी बनती है। खैर, मैं पॉपुलेशन से हटकर वापस आता हूं तो फिर यहां पर अमेरिका को भी भारत की जरूरत है, इसलिए अमेरिका को भी उस समय टाइम्स मैगजीन में भारत सरकार के लिए लिखना पड़ा, मोदी जी के लिए लिखना पड़ा, और मोदी जी विश्व भर को अपने साथ लेकर बैठे हुए हैं। अब जो इनकम टैक्स ने छापे मारे हैं, एफसीआरए कानूनों में जो छापे पड़ते हैं उनमें हमारे यहाँ की ये तो एनआईए छापे मारे या फिर इनकम टैक्स छापे मारे या फिर ईडी उस पर काम करना शुरू, कोई एजेंसी ऐसी है जो उनके बारे में जानकारी मांगे तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनसे पूछताछ करना उचित समझा। अब उस पूछताछ में उन्होंने उनसे पूछना शुरू किया, उनके दिल्ली के, मुंबई के और जो इधर उधर के ऑफिसेस हैं उन ऑफिसेस में वो गए और उन्होंने उनके धन खर्च और वो जो पैसा लेते हैं देते हैं कुल मिलाकर उनकी ऑडिटेड अकाउंट या उनके अकाउंटों की जानकारी हमको हो कि आखिर वो यहाँ पर व्यवसाय कर क्या रहे हैं, वो भारत में किस स्तर पर हमारे डिपार्टमेंटों में घुसे हुए हैं, उनके पास कितने पत्रकार हायर्ड हैं, कितने ऑन पेपर्स हैं और कितने इलीगली उनके साथ काम करते हैं, और अगर काम करते हैं तो वो किन किन विभागों में काम करते हैं, ये जानकारी रखना हमारा अधिकार बनता है। भाई जो स्पाई एजेंसियां हैं संसार की वो तो कर ही रही होंगी चोरी छुपे, लेकिन बीबीसी को ऑथेंटिकेटेड तरीके से भारत के रक्षा मंत्रालय से लेकर और भारत की संसद तक का रिकॉर्ड क्यों दिया जाए, और अगर रिकॉर्ड वो लेते हैं तो किस मद में लेते हैं। अब देखिए, बीबीसी पर एक बड़ा भारी प्रश्न लगा था, राजीव गांधी की हत्या हुई। राजीव गांधी की हत्या के समय पर ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले न्यूज बीबीसी लंदन ने दिया था, पूरे विश्व को बताया। और ऐसा भी लोगों का आरोप है, जहाँ जो मैं तो उस समय बहुत छोटा सा था, लेकिन लोगों का ऐसा भी आरोप है कि उनकी मृत्यु से पहले ही बीबीसी ने रिलीज कर दिया था कुछ समय पहले कि राजीव गांधी की हत्या हो गई। ऐसे मामलों में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अब आप देखो, बीबीसी का उस समय का एक पत्रकार पीटर उस्तिनोव,
वो इंदिरा गांधी मर्डर केस में उस समय इंदिरा गांधी के साथ था। पीटर उस्तिनोव की वजह से ही उस समय वो इंटरव्यू उनका रिकॉर्ड करने के लिए रखा गया था। उड़ीसा दौरे पर थी। राहुल विंची की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। राहुल छोटे हुआ करते थे। इंदिरा गांधी को खबर गई, यानी कि दादी को खबर गई, तो दादी उड़ीसा प्रवास छोड़कर दिल्ली आई और दिल्ली में आने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास पर यह कहा गया कि जो इंटरव्यू उनका उड़ीसा में था वो इंटरव्यू दिल्ली में होना है और पीटर उस्तिनोव उनका इंटरव्यू लेगा, जो बीबीसी का एक पत्रकार था। उस इंटरव्यू को देने के लिए वो प्रधानमंत्री कार्यालय गई और कार्यालय जाते ही उनकी हत्या हो गई। पीटर उस्तिनोव उस समय भी इंदिरा गांधी की गाड़ी में बैठा हुआ था, जिस समय इंदिरा गांधी को राम मनोहर लोहिया अस्पताल न ले जाकर उस समय उनको ले जाया जा रहा था एम्स में, और एम्स में भी सरोजिनी नगर के रास्ते से न ले जाकर उनको मोतीबाग के रास्ते से, या मोती नगर क्या मैं भूल रहा हूं, हयात के रास्ते से ले जाया गया, जो कि 2 घंटा लगभग लगता है और सुबह का समय था जिस समय वहां ट्रैफिक होता है लाजपत नगर का। उत्तम नगर से लाजपत नगर का जो रूट चलता है, या मैं कहूं कि जनकपुरी से लाजपत नगर का जो रूट चलता है, उस रूट पर उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उस रास्ते से ले जाएगा, जो रास्ता सीधा था वहां से नहीं ले जाएगा। पीटर उस्तिनोव ने उस समय भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। वो डॉक्यूमेंट्री आयरलैंड में पब्लिश हुई थी क्योंकि वो इंग्लैंड में पब्लिश नहीं हो पाई थी, नहीं करने दी गई थी, और भारत में भी उस पर बैन लगा दिया गया था। क्या वो डॉक्यूमेंट्री, अगर जो कोई भी मोदी की डॉक्यूमेंट्री चलाना चाहता है या चलवाना चाहते हैं, वो ये भी आह्वान करेंगे कि पीटर उस्तिनोव की जो डॉक्यूमेंट्री थी, जो इंदिरा गांधी का उसने बयान रिकॉर्ड किया था गाड़ी में उनकी गोलियां लगने के बाद, वो डॉक्यूमेंट्री भी क्या पब्लिश होगी? वो डॉक्यूमेंट्री भारत में चलनी चाहिए, जो उस समय राजीव गांधी की सरकार ने उस पर बैन लगा दिया था। मैं बहुत सारे प्रश्नों को इस समय कर रहा हूं, इसके जवाब देना भारत के उन लोगों की जिम्मेवारी बनती है जो लोग बीबीसी पर प्रश्न खड़े करने की बजाय बीबीसी का संरक्षण करना चाहते हैं। अब अगर एफसीआरए के तहत भारत का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको जानना चाहता है तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इसमें कहीं बाधा नहीं आती, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस भी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही चल सकती है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को पार करते हुए कोई फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं होता। मेरा मानना है कि बीबीसी के ऊपर कड़ी जांच बिठानी चाहिए और बीबीसी के जो भारत की गतिविधियां हैं उन गतिविधियों पर गहराई से जानकारी हासिल करनी चाहिए, और अगर लगे तो बीबीसी पर बैन लगाने में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।